हेलो बच्चों, क्लास बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर का पार्ट नंबर 6 हम कर रहे हैं और हमने पॉलीवाइनिल बहुलक की बात हो गई थी। उसके बाद में जो बहुलक आते हैं वो कौन से होते हैं? पॉलीएस्टर। कौन से हैं? पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के अंदर वे बहुलक आते हैं जिनके अंदर बहुत सारे एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसके अंदर हम टेरिलीन लें या कोडेल बहुलक लें, ये दोनों पॉलीएस्टर के अंदर ही आते हैं। पॉलीएस्टर के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से संबंधित कोई भी एकलक इकाई हो सकती है और इधर एल्कोहल से संबंधित कोई भी एकलक इकाई हो सकती है। अब देखिए, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के दौरान कोई भी छोटे मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है, चाहे H2O बाहर निकल जाओ, चाहे HCl बाहर निकल जाओ, चाहे एल्कोहल बाहर निकल जाओ, ये छोटे अणु बाहर निकल जाते हैं और वो N एकलक इकाई, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह की N एकलक इकाई ली जाती है और यहाँ पर एल्कोहल समूह की N एकलक इकाई ली जाती है। वो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के दौरान कोई भी छोटे मॉलिक्यूल का क्या होता है? निष्कासन होता है और वो दोनों आपस में बॉन्डिंग करते हैं और बॉन्डिंग करने के दौरान यहाँ पर जो बहुलक बनता है उस बहुलक के अंदर एस्टर समूह प्रेजेंट होता है और जो बहुलक बनता है वो बहुत सारी N एकलक इकाई के जुड़ने से बनता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस बहुलक के अंदर बहुत सारे एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? पॉलीएस्टर। मान लो यहाँ से हमने H2 का अणु बाहर निकाल दिया तो C डबल बॉन्ड O और O और यहाँ O और C, ये आगे ये किसको शो कर रहा है? एस्टर समूह को। ये किसको शो करेगा? एस्टर समूह को। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल लेकर के इसको करेंगे और एस्टर समूह जो प्रेजेंट है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारे पास में पहला एग्जाम्पल के रूप में लिया है पॉलीएस्टर के लिए, वो क्या है? टेरिलीन। क्या है? टेरिलीन, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? डेक्रोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेक्रोन। तो इसका नाम क्या है? टेरिलीन या डेक्रोन है। ये भी क्या है? एक प्रकार का बहुलक है। जैसे देखिए, यहाँ टेरी से क्या हो जाएगा? इसकी एकलक इकाई की बात करेंगे हम, एकलक इकाई की बात करते हैं तो टेरी से क्या हो जाएगा? टरथेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? टरथेलिक अम्ल। इतनी बात आई समझ में। और लीन का मतलब हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। क्या हो गया? एथिलीन ग्लाइकोल। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम टेरिलीन बना रहे हैं उसके लिए जो एकलक इकाई काम में ली जाती हैं वो टरथेलिक अम्ल है और एथिलीन ग्लाइकोल है। ये दोनों एकलक इकाई लेकर के हम किसका निर्माण करते हैं? टेरिलीन का। और टेरिलीन का दूसरा नाम क्या है? डेक्रोन है। क्या है? डेक्रोन। जैसे देखिए, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन के साथ भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये किसको शो कर रहा है? एल्कोहलिक समूह को। और दो कार्बन है इसलिए एथिलीन, और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल। हम इसके नीचे नाम लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। तो हमारी ये फर्स्ट एकलक इकाई आ गई, ठीक है। अब इसके आगे N लगा देंगे। तो हमने क्या किया है? एथिलीन ग्लाइकोल की N एकलक इकाई काम में ली है। क्या किया है? एथिलीन ग्लाइकोल की N एकलक इकाई काम में ली है। फिर उसके पश्चात
हम टेरथैली कमल की बात कर रहे हैं और टेरथैली कमल के अंदर क्या होता है, जैसे देखिए ये बेंजीनिंग और इसके साथ COH और इधर भी क्या जुड़ा हुआ है CO और H, तो ये क्या जुड़े हुए हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। क्या जुड़े हुए हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसको क्या बोलेंगे, टेरथैलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, टेरथैलिक अम्ल। ये दोनों एकलक इकाई हैं। इसके आगे भी हम क्या कर देंगे, एन लगा देंगे। इसकी एन एकलक इकाई, इसकी एन एकलक इकाई आपस में जुड़ेंगी और यहाँ से H2O अणु का निष्कासन होगा। एन एकलक इकाई जुड़ रही है तो NH2 अणु बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से OH। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बॉन्डिंग हो जाएगी OCH2 फिर O और आगे क्या हो जाएगा OC, या फिर इसको हम C डबल बॉन्ड O से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में बेंजीनिंग और C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड बना करके पीछे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, टेरिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेरिलीन, जिसका दूसरा नाम क्या है, डेक्रोन। क्या है, डेक्रोन। अब देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इधर ये किसी C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ेगा, ये C डबल बॉन्ड O आएगा आगे। तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। पीछे एन लगा दिया तो ऐसे C डबल बॉन्ड O बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये CO O और C, ये कंडीशन किसकी है, एस्टर की है, इसलिए ये एक पॉलीएस्टर माना जाता है या पॉलीएस्टर हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेरिलीन का निर्माण कर सकते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरथैलिक अम्ल को काम में लेकर के, इनकी एन एकलक इकाई को काम में लेकर के, या इस एन एकलक इकाई को जब काम में लेंगे तो यहाँ से H2 अणु के बाहर निकलने से टेरिलीन का निर्माण हो सकता है। तो पॉलीएस्टर के लिए दूसरा जो बहुलक आता है वो क्या होता है, कोडेल होता है। क्या होता है, कोडेल। तो 2 नंबर हेडिंग डालेंगे हम और 2 नंबर करेंगे कोडेल। क्या करेंगे, कोडेल। अब देखिए इसके लिए जो एकलक इकाई हम काम में लेंगे, उस एकलक इकाई की बात करें हम, तो इसके लिए जो एकलक इकाई काम में ली जाती है वो ये होती है O और C डबल बॉन्ड O, OCH3 और C डबल बॉन्ड O और OCH3। इसको बोला जाता है डाईमेथिल टरथेलेट। डाईमेथिल टरथेलेट, ये इसका नाम हो जाता है। कोडेल की एन एकलक इकाई के लिए डाईमेथिल टरथेलेट को काम में लेते हैं। और दूसरी जो एकलक इकाई होती है वो ये होती है, ये साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ CH2OH और इधर भी क्या जुड़ा होता है, CH2OH। अब देखो ये होता है 1,4 साइक्लो, 1 नंबर और 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाईमेथिलीन ग्लाइकोल, या फिर मेथिलीन ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं अपने। CH2OH और CH2OH जुड़ा हुआ है तो 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाईमेथिलीन ग्लाइकोल कह सकते हैं। इसकी एन एकलक इकाई और इसकी एन एकलक इकाई हम काम में लेते हैं, इसके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ से CH3O और यहाँ से OCH3 बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा और यहाँ से H बाहर निकलेगा। तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, इससे हम कोडेल का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ से NH2O बाहर निकल गए,
सॉरी NH2O नहीं, यहाँ से क्या निकल रहे हैं CH3O बाहर निकल रहा है और यहाँ से H, तो ये एल्कोहल का छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और N एकलक इकाई ले रहे हैं तो NCH3OH बाहर निकल जाएंगे। मैंने यही बोला था कि जब पॉलीएस्टर बनता है या बहुलक को पॉलीएस्टर जैसे बहुलक का निर्माण करते हैं तो एकलक इकाई जो काम में ली जाती है और उन एकलक इकाई को काम में लेने के दौरान कोई छोटे अणु का छोटा अणु जो होता है वो बाहर निकलता है, चाहे वो H2O निकलो, चाहे HCl निकलो, चाहे एल्कोहल का अणु निकलो। तो इसलिए जब कोडेल का निर्माण करेंगे तो यहाँ से एल्कोहल का छोटा अणु बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर वहाँ देखिए क्या बचेगा हमारे पास में CH3O बाहर निकल गया, तो यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी CO, ऊपर क्या फिर क्या रह जाएगी बेंजीन रिंग, ठीक है, और उसके पश्चात C डबल बॉन्ड O और फिर उसके पश्चात O और CH2 और ये साइक्लोहेक्सेन और CH2 और O और इसके पीछे N लगा देंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, कोडेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोडेल हो जाएगा। तो देखिए C डबल बॉन्ड O और O और C आगे जुड़ा हुआ है, तो ये किसको सेव कर रहा है, एस्टर को। तो ऐसे बहुत सारे एस्टर ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलीएस्टर। क्या बोला जाता है, पॉलीएस्टर। तो इस तरीके से हमने पॉलीएस्टर के रूप में जो बहुलक होते हैं उनको लिया और उनको हमने बनाया एकलक इकाई को काम में लेकर के। एकलक इकाई को काम में लेकर के हमने क्या किया, पॉलीएस्टर बना लिया। उसके बाद में अगला टॉपिक हमारा जो आता है वो क्या है, पॉलीएमाइड है। क्या है, पॉलीएमाइड। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए एमाइड ग्रुप, एमाइड कैसे शो होता है, C डबल बॉन्ड O और N, ये कंडीशन जिसके अंदर होती है वो क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है। इधर कुछ जुड़ा होगा, N के साथ NH2 हो सकता है, NHR हो सकता है, या फिर NR ये हो सकता है। इधर C डबल बॉन्ड O और इधर भी C डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से एमाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O और N को शो करता है। तो इस तरीके से एमाइड ग्रुप बहुत सारे होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीएमाइड बोला जाता है। और इसको बनाते कैसे हैं, हमारे पास में मान लो यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की N एकलक इकाई होगी और इधर क्या हो जाएगी, NH R और H। इस तरीके से कोई भी एमीन ग्रुप की इकाई होगी तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे H2O मॉलिक्यूल के रूप में, और इधर C डबल बॉन्ड O और इधर क्या रह जाएगा, N R और H। तो ये C डबल बॉन्ड O और N ये किसको शो कर रहा है, एमाइड को शो कर रहा है, ठीक है, या एमाइड समूह को शो कर रहा है। जब किसी बहुलक का हम निर्माण करते हैं उस दौरान अगर इस तरीके के एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उस बहुलक को किसके अंदर रखा जाता है, पॉलीएमाइड के अंदर रखा जाता है। तो पॉलीएमाइड के अंदर हमने जो बहुलक काम में लिए हैं, पहला आता है नाइलॉन 6,6। पहला हमारा आता है नाइलॉन 6,6। क्या है, नाइलॉन 6,6 ये लेते हैं अपने, ठीक है। और इसकी एकलक इकाई की बात करते हैं हम, और इसकी एकलक इकाई हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन। एक तो ये हो गई,
ठीक है। और दूसरी एकलक इकाई काम में लेते हैं, वो है एडिपिक एसिड। क्या है? एडिपिक एसिड। तो ये दो एकलक इकाई काम में ली जाती हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं CH2 हेक्सामेथिलीन, और एक NH2 यहाँ लगाओ और एक NH2 यहाँ लगाओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ऊपर लिखा है मैंने हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। भाई यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6, ठीक है। और दूसरा हम क्या ले रहे हैं? एडिपिक एसिड CH2 4COOH और ये COOH, ठीक है। यहाँ कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं, और जुड़ने के दौरान क्या बनता है? पॉलीएमाइड। क्या बनता है? पॉलीएमाइड। तो ये क्या है? एडिपिक एसिड है। क्या है? एडिपिक एसिड है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की N एकलक इकाई काम में लेंगे, और एडिपिक एसिड की N एकलक इकाई हम काम में लेंगे। काम में लेने के दौरान यहाँ से OH चला जाएगा और यहाँ से H चला जाएगा। किस फॉर्म में? H2O के रूप में। किस फॉर्म में? H2O के रूप में। यानी कि जल का एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। यहाँ पर NH2 है तो H बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया? NH बच गया, ठीक है। और CH2 आ गया। फिर उसके बाद में NH, और इधर क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और फिर CH2 और C डबल बॉन्ड O, और ये किसी आगे एमीन ग्रुप के साथ फिर जुड़ जाएगा, और पीछे N लगा देंगे। यहाँ पर भी वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो NH2 के रूप में बाहर निकलेंगे। तो हमने N एकलक इकाई ली है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की, और N एकलक इकाई काम में ली है एडिपिक एसिड की। NH2O के अणु हमने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर क्या बन गया? नाइलॉन 6 बन गया। क्या बन गया? नाइलॉन 6 बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि अब देखो यहाँ पे भी 6 कार्बन है, और 4, 5 और 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम नाइलॉन 6 होता है। और इसके अंदर C डबल बॉन्ड ON जो होता है वो एमाइड ग्रुप होता है। ऐसे बहुत सारे एमाइड ग्रुप इसके अंदर जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? पॉलीएमाइड। क्या नाम दे दिया गया? पॉलीएमाइड। इसलिए नाइलॉन 6 को किसके अंदर रखा गया है? पॉलीएमाइड ग्रुप के अंदर रखा गया है। पॉलीएमाइड ग्रुप के अंदर एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमीन समूह आपस में जुड़ते हैं, बॉन्डिंग करते हैं और एमाइड का निर्माण करते हैं। इसलिए बहुत सारे एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको पॉलीएमाइड बोला जाता है। दूसरा आता है नाइलॉन 6। क्या है दूसरा? नाइलॉन 6। और नाइलॉन 6 का जो निर्माण किया जाता है, या इसकी जो एकलक इकाई होती है, एकलक इकाई जो होती है वो होती है कैप्रोलैक्टम। क्या होती है? कैप्रोलैक्टम। अब देखिए, कैप्रोलैक्टम से हम नाइलॉन 6 का निर्माण करेंगे, तो सबसे पहले हमें कैप्रोलैक्टम की जरूरत पड़ेगी। और कैप्रोलैक्टम कहाँ से प्राप्त होगा? तो उसको हम साइक्लोहेक्सेन से प्राप्त करेंगे। किससे? साइक्लोहेक्सेन से प्राप्त करेंगे। और साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसको ऐसे शो किया जाता है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, और ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑक्सीकरण करवाने के दौरान इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा,
और इसके साथ प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे होता है CH2 CH2 और CH2 CH2 और CH2 और CH2, ऐसे ये साइक्लोहेक्सेन होता है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन H2O ग्रुप में बाहर निकल जाएंगे और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, जिसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन। ओन कीटोन की फॉर्म आ गई। ओन किसके लिए लगता है, कीटोन के लिए, तो साइक्लोहेक्सेनोन कीटोन की फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2NOH, ऐसे लिख सकते हैं। ये H2O बाहर निकल जाएगा H2O की फॉर्म में। आगे बात समझ में, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा NOH, और क्या बन जाएगा, ऑक्सीम या ऑक्सीम बोल सकते हैं, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका क्या करेंगे, बेकमान पुनर्विन्यास करेंगे। क्या करेंगे, बेकमान पुनर्विन्यास करेंगे, और बेकमान पुनर्विन्यास करने के दौरान C डबल बॉन्ड O और NH, और इस तरीके से ये बन जाएगा, और इसको बोलेंगे कैप्रोलैक्टम। क्या बन जाएगा, कैप्रोलैक्टम, ये बन जाएगा। इस कैप्रोलैक्टम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और NH CH2 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 और CH2 और CH2, ये क्या होता है, कैप्रोलैक्टम होता है। या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और CH2 की 5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, और C डबल बॉन्ड O और NH ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें कैप्रोलैक्टम चाहिए था, हमने कैप्रोलैक्टम बना लिया, और इस कैप्रोलैक्टम के आगे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। कैप्रोलैक्टम की N एकलक इकाई काम में लेंगे और क्या करवाएंगे, बहुलीकरण करवाएंगे, और बहुलीकरण करवाने के दौरान C डबल बॉन्ड O ये बॉन्डिंग हो जाएगी, और इधर CH2 5 को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे और NH, और बॉन्डिंग हो जाएगी, और इसके पीछे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, और इसको बोलेंगे नाइलॉन 6। क्या बोलेंगे, नाइलॉन 6। क्यों बोलेंगे, क्योंकि 5 और 1 6 कार्बन है, इसलिए इसको नाइलॉन 6 बोला जाता है। तो एक बार फिर देख लो, नाइलॉन 6 बनाने के लिए एकलक इकाई काम में ली जाती है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम किससे बनाया जाता है, साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन काम में लेंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, साइक्लोहेक्सेनोन में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। हाइड्रोक्सिलेमीन है, इसको मैंने करके बताया, इस तरीके से रिएक्शन होती है, और ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्सीम की। ठीक है, बेकमान पुनर्विन्यास करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे तो ये बन जाएगा, और इसको बोलेंगे कैप्रोलैक्टम या एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम भी लिखा होता है कई जगह, बात एक ही है। और फिर इसकी N एकलक इकाई काम में लेकर के बहुलीकरण करवाएंगे और नाइलॉन 6 का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पॉलीएमाइड है उसके अंदर नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 का निर्माण हो जाएगा। तो ई कैप्रोलैक्टम से नाइलॉन 6 का निर्माण होगा, और इस तरीके से ई कैप्रोलैक्टम से हमने नाइलॉन 6 का निर्माण कर लिया, और पॉलीएमाइड के अंदर हम नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 2 कर लिया हमने, और दोनों की एकलक इकाई के बारे में बात करी। तो इस प्रकार हम पॉलीएस्टर या पॉलीएमाइड को हम बना सकते हैं, और इस तरीके से हमारी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी चीज़ों पर बाद में डिस्कस करेंगे अगले पार्ट के अंदर। धन्यवाद।